प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं और ये प्रॉब्लम भी बाकी प्रॉब्लम की तरह बड़ी आसान है। समझने की कोशिश करना, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, जगह कम है इसलिए सॉल्यूशन लिखो यार। आज यहाँ पर बहुत टाइम हो गए कोनों में लिखे हुए। हमसे कह रहा अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन नियर बाई सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन। देखो इसमें सबसे पहले ये देखो कि किसका फॉर्मूला पूछ रहा। तो देखो टी का पूछ रहा है क्योंकि टी डिपेंड कर रहा है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पर डिपेंड कर रहा है। तो जिन जिन चीज़ों पर डिपेंडेंसी है उसकी टर्म में आप कैपिटल टी को लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो आर पर डिपेंड कर रहा है, तो आर की पावर है। मास ऑफ द सन तो मास ऑफ द सन पर डिपेंड कर रहा है, एम की पावर बी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी तो जी की पावर सी। ठीक है, तो इसकी मदद से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उसमें आपको फिर ये शो करके देना। अच्छा, जब आप कांस्टेंट लगाते हो तो कांस्टेंट की जगह आपको 2 पाई लिख देना है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ अपनी तरफ से नहीं, क्वेश्चन में दे रखा कि 2 पाई लगाओगे आप, तो हमने लगा दिया। ठीक है, आगे क्या है, आर की पावर ए है, एम की पावर बी है और जी की पावर सी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये कहने के बाद अब आपको क्या करना है, डायमेंशन लिखनी है दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। तो आप लिखोगे टी का, अब आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। टी का, टी क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का टी होगा, लेकिन आप थोड़ा इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि एम नहीं है इसके पास, एल नहीं है इसके पास, टी है बस। तो ये आपने टी का लिख दिया। 2 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। बाकी देखो आर, आर क्या रेडियस है, तो रेडियस जो है लेंथ में आएगी, लेंथ की पावर ए। दूसरा मास है तो ये हो जाएगा एम की पावर बी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गाइस बहुत सारे बच्चे यहीं आकर अटकेंगे कि जी का आप क्या रखें। तो जी देखो, जी का कैसे निकालोगे, आपको पता है F = होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F का होता है mL/t-2। जी का आपको निकालना है m × m, ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा L2। सबको यहाँ लेकर आओ तो ये हो जाएगा mL3t-2 और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर। m से m कट जाएगा, एक m बचेगा, ऊपर जाएगा तो m-1 L3t-2। ये आ गया कैपिटल जी का। मैं डायरेक्ट भी रख सकता था क्योंकि मुझे याद है m-1 L3t-2, लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखाया कि कैसे निकल कर आता। तो यहाँ पर आप इसका रखोगे जी का m-1 L3t-2 और पावर है इसकी c। थोड़ा इसको बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो, m नहीं है, l नहीं है, t है, = यहाँ किस किस के पास m है, तो m इसके पास भी है, इसके पास भी, तो ये हो जाएगा m की पावर b और m की पावर -c। ठीक है, m का ख़त्म कर दिया, फिर l देखो, l यहाँ पर देखो, l की पावर 3c है और l की पावर a है, तो l की पावर 3c + a हो जाएगा। l की पावर 3c + k, तो m हो गया, m हो गया दोनों तरफ से, अब l हो गया, अब बचता है t, तो बस t ही बचा, t की पावर -2c हो जाएगा, बात ख़त्म। क्या ये वाली बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि ये भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ये भी इसके बराबर है। तो ये इसके बराबर कब होंगी, जब इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि MLT तो MLT होते हैं, लेकिन इनकी पावर भी अगर सेम हो गए तो ये बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, इक्वेटिंग पावर्स। पावर को इक्वेट करो, अगर पावर को इक्वेट करोगे तो b - c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। वहीं 3a प्लस, सॉरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, 3c + a ये किसके बराबर आ जाएगा, l की पावर 0 के। और t की पावर -2c, देखो यहाँ पर t की पावर 1 है तो -2c जो है वो 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालो, आ जाएगी -1 / 2, c की वैल्यू आ गई -½ अच्छा, यहाँ b = हो जाएगा, देखो c, और c की वैल्यू कितनी है, -½ है, तो b की वैल्यू भी -½ आ जाएगी। तो आपके पास b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, आपको a की वैल्यू, ठीक है, आपको किस किस की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, तो
तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू पुट करनी है बस। तो 3c प्लस a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू, अरे a की वैल्यू तो है, अरे यार आपके पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के हाफ, तो माइनस के हाफ ऐसे ही रख दोगे, प्लस का a इज इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म निगेटिव है, उस तरफ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो a इज इक्वल टू आ गया 3/2, c इज इक्वल टू आ गया माइनस के हाफ, और b इज इक्वल टू आ जाएगा अगेन माइनस के हाफ। तो a b c की वैल्यू आ चुकी हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो। तो आपको क्या मिलने वाला बता देता हूँ, आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई और r की पावर a की वैल्यू कितनी है 3/2, और m की पावर b, और b की वैल्यू कितनी है माइनस के हाफ, और वहीं g की पावर c, और c की वैल्यू कितनी है अगेन माइनस के हाफ। तो माइनस के हाफ b भी था c भी था, तो b और c माइनस के हाफ हैं। इसको सही करके देखोगे तो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, माइनस के हाफ का मतलब होता है नीचे रूट में वैल्यू, ठीक है। कैसा आ जाएगी पहले दिखा देता हूँ, r की पावर 3/2। अब देखो r की पावर 3/2 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही होता है 3/2, और इसको नीचे दिखा सकता हूँ मैं m की पावर हाफ और g की पावर हाफ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि 2 पाई को आप ऐसे रहने दोगे, और r की पावर देखो, r की पावर आप ये कह सकते हो रूट है, ये रूट है, ये क्या लगा हुआ रूट, तो पावर 3 अंदर आ जाएगी, रूट पूरा ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, r की पावर 3 मतलब वही है, मतलब वही है सेम। इसको और अच्छे से इस तरह से दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता कि यहाँ पर जो है क्यूब दिखा दो और यहाँ पर 1/2 दिखा दो, इस तरह से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे बताइए r की पावर 3/2 है, तो इसको मैं r क्यूब की पावर 1/2 नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो r की पावर 3, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट लग गया, नीचे वाली क्वांटिटीज़ भी रूट के अंदर चली जाएंगी, तो m और g यहाँ पर चला जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट r क्यूब अपॉन mg, ख़त्म। तो फॉर्मूला तो आपके पास यहाँ निकल कर आ चुका। अब जरा एक चीज़ देखो, ये आपके पास निकल कर आ चुका, t इज इक्वल टू 2 पाई और r क्यूब अपॉन mg, ठीक है, यही है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा r क्यूब, ये हो जाएगा mg, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखें, 4 पाई ये कांस्टेंट है, m मास ऑफ द सन ये भी कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट को जब मैं हटाऊंगा तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और आपसे यही पूछ रहा था कि आप ये शो करके दिखा दो कि t स्क्वायर जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो भाई मैंने वही शो करके दिखा दिया कि t स्क्वायर जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल, और यहीं आके हमारा मकसद और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। डाउट रह जाता तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं होगा डाउट, और जितना आपको डायमेंशन निकालने पर प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ रहोगे। थैंक यू सो मच, मैंने बहुत डिटेल में आपको डायमेंशन एनालिसिस करा दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, जितना हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।